Good morning to all the viewers. Welcome back. Now we are moving towards our topic, that is monetary policy of सेंट्रल बैंक। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पूरा सेंट्रल बैंक देख लिया था, तो अब हमारा यही एक आखिरी टॉपिक उसमें बचा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की क्या है, कैसे है करके वो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कवर आउट इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कितने पार्ट्स में है। तो इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ टू मेजर्स हैं इसके, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड द नेक्स्ट वन इज़, अब एक क्वांटिटेटिव हो गया तो अपोजिट इसका हो जाएगा क्वालिटेटिव मेजर्स। बस यही दो मेजर्स हैं अपने पास, एक क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि डिस्क्राइब कर करके क्या क्या है। इसके अंदर भी चार हैं, इसके अंदर भी चार हैं। इसके अंदर कौन से चार हैं वो देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर में जो है वो है, उसको बोलते हैं बैंक रेट, इसी को अदरवाइज रेपो रेट। अभी हम समझ लेंगे करके पूरा। उसके बाद दूसरा है हमारा CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये अपने पास इधर क्वांटिटी में चार हैं, क्वालिटेटिव में भी चार हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला इसमें होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है इसमें रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तीसरा होता है डायरेक्ट एक्शन। और चौथा होता है मोरल सुएशन। ये अपने पास चार हो गए, तो चारों को हम लोग ये करके आज देख लेंगे और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम देख लेंगे। तो ये अब एक बार आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये बैंक रेट है, अदरवाइज रेपो रेट। CRR दैट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। SLR दैट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देन क्वालिटेटिव में है चार, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एंड मोरल सजेशन। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं ये एक एक करके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट इज़ बैंक रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक रेट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट होता है, इट इज़ द रेट at which central bank lends money टू कॉमर्शियल बैंक्स। यानी ये एक वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। कभी कभार एग्जाम्स में इसके दो टर्म भी पूछे जाते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट अलग अलग करके होता है। तो दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में। जैसे आपका बैंक रेट हो गया ये, और रेपो रेट हो गया, दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, बशर्ते एक चीज़ मैटर करता है। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देती है तो वो रेपो बैंक रेट कहलाएगा। और वही सेम चीज़ जो है अगर शॉर्ट टर्म के लिए देती है तो आपका उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। बस इतना छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये है कि जिस रेट पे हो, सब भाई कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उस वैसे कंडीशंस में जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे कंडीशंस में हमेशा जो है सेंट्रल बैंक इनको पैसा लेंड करेगा। तो कैसे करेगा, तो वो ये तरीका होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरा हमारा होता है CRR का मतलब हो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो का क्या फंडा है वो देख लेते हैं। होता क्या है कैश रिजर्व रेशियो, कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, यानी मैं लिख दूं, एवरी कॉमर्शियल बैंक, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, प्राइवेट पब्लिक और कोई भी सेक्टर का हो, एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू डिपॉजिट
सम अमाउंट विद द, किसके साथ जमा करेगा, तो विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो वो जो रेट होगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस के लिए जमा किया जाता है, कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मैं, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। मान लीजिए अगर बैंक का दिवालिया निकल जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए बैंक, तो वैसे केस में क्या होगा, तो वैसे केस में जो पैसा CRR के रूप में जो RBI के पास पैसा पड़ा रहता है, RBI क्या करती है, उस पैसे को यूटिलाइज कर लेती है पब्लिक के फंड्स को देने के लिए। जैसे आपका पैसा बैंक में जमा है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, उसको उस रेशियो में बांट के दे दिया जाएगा, CRR के थ्रू उसको बांट दिया जाता है। तो CRR वह रेट होता है जिसपे हर कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट से, जितना उसके पास टोटल डिपॉजिट से, वहाँ से कुछ पैसा वो ट्रांसफ़र करता है किसको, तो RBI को। RBI उसका एक स्टॉक रखे रहता है हर कॉमर्शियल बैंक, और जब कभी कोई कॉमर्शियल बैंक के साथ कोई इमरजेंसी या इंसॉल्वेंसी कुछ इस टाइप का केस होता है, तब फिर कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को यूज़ करता है पब्लिक के फंड्स को पे आउट करने के लिए। देन द नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर, दैट इज SLR। SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका क्या इम्पैक्ट है वो देख लेते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी ईच एंड एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी विद देमसेल्व्स। अपने साथ कुछ पैसा वो रखते हैं, किस लिए, तो फॉर लिक्विडिटी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, मैं इसमें एक ही रीज़न लिक्विडिटी को डिनोट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे रीजंस है। अब लिक्विडिटी किस केस में यहाँ बताया जा रहा है, लिक्विडिटी इस केस में बताया जा रहा है कि इन सपोज, क्योंकि बैंक का सारा पैसा लेंडिंग बिजनेस से आता है, उसकी इनकम। अब बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए जमा हुए, और बैंक अगर इस पूरे के पूरे 1 लाख रुपए को, अगर बैंक तो चाहती कि हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्ट करेगी तो उसको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट से वो, जब अब बैंक कमा रही है 15% इंटरेस्ट, तो आपको जो है, आपने अगर बैंक को दिया हुआ सेविंग्स वगैरह डिपॉजिट जमा किया है, तो 4-4.5% इसी में से आपको देगी, उसी में से अपना बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको तमाम चीज़ें वो उसी इंटरेस्ट से ही कमाती है। तो बैंक तो चाहेगी कि 1 लाख रुपये बैंक में आया, सारा का सारा डिपॉजिट कर लें। लेकिन ऐसे केस में इफ़ any customer reaches to the bank and ask for some amount of money, then the bank will say what, भाई बैंक के पास पैसा तो है ही नहीं, बैंक तो सारा लगा चुकी, तो कोई पहुंच गया 10,000 रुपये निकालने के लिए, तो बैंक क्या बोलेगी, भैया पैसा नहीं है। अगर जिस दिन किसी भी कॉमर्शियल बैंक ने ये कह दिया कि मेरे पास पैसे की कमी है या शॉर्ट ऑफ कैश है, आई एम, बस उसी दिन पूरा कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम ही ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर एक के पास नहीं है तो पब्लिक का तुरंत वो एक अफवाह में फैल जाए कि भाई कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है, और सारे लोग कॉमर्शियल बैंक में लाइन लगा लेंगे कि भाई हमारा भी पैसा निकालो, क्या पता हमारा भी ना मिल पाए, बैंक के पास पैसे ही ना है, हम अपना जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकते। वो रीज़न नहीं समझेंगे, लेकिन बस हल्ले में सब पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बार में बैठ जाएगा। तो इस वजह से बैंक्स अरेंज करते हैं, वो अरेंज करेंगे किसी अदर अपने सेम ब्रांच से, वो किए अदर ब्रांचेस से किए, अदर बैंक के ब्रांचेस से किए, नहीं मिल पाया लास्ट में, तुरंत वो RBI से कंसल्ट करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला पढ़ा था ना, कि RBI लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन करती है कि अंत में लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वहाँ भी ये पहुँचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे की अवेलेबिलिटी को पूरा करना एकदम ज़रूरी है, कस्टमर्स को ना नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उनका खुद का जमा किया वो पैसा नहीं मिलेगा तो बड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये थोड़ा सा अजीब सा सुनने में है, लेकिन है इजी। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है कि जितने भी बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब तो मुझे लगता है समझ में आता ही होगा। इसमें आपके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इसमें सब शामिल हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल वगैरह सब गवर्नमेंट इशू जितना करती है वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होते हैं, ख़रीदना या बेचने का जो भी काम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, इनटू द ओपन मार्केट,
ओपन मार्केट में जो भी चीज़ें बाई सेल करती है गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज़ को, वो सारे सिक्योरिटीज़ को जो है आरबीआई से परमिशन लेने के साथ ही उसको किया जाता है, अदरवाइज़ वो नहीं होता है। तो ये हो गया आपका, यानी इसमें केवल मेजर डिसीजन क्या लेना है हमको, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का ही मेजर डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। ये पूरा डिसीजन किसके पास लैग करता है, तो इंडिया में आरबीआई के पास लैग करता है, और बाकी कंट्रीज़ में जो जिसका होगा वो उनके पे ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जो सेंट्रल बैंक हो। हमारे यहाँ आरबीआई डिसीजन लेता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ के कि उनको बेचना है कि नहीं। अगर मान लीजिए सपोज इन्फ्लेशन का कंडीशन चल रहा है तो क्या करेगा आरबीआई, सिक्योरिटीज़ को बेचेगा कि खरीदेगा। तो इन्फ्लेशन का कंडीशन चल रहा है तो सिक्योरिटीज़ को क्या करना चाहिए, भाई मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि सिक्योरिटीज़ को हम बाई करेंगे। जब सिक्योरिटीज़ को बाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा पैसा जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले बेची थी वो सिक्योरिटी जब खरीदे, सिक्योरिटीज़ को हम सेल करेंगे। सिक्योरिटीज़ को हम सेल जब करेंगे तो सारा का सारा जब लोग जो है सिक्योरिटी परचेस करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी और पूरा पैसा जो है आरबीआई के पास लगभग चला जाएगा ऐसे केस में। तो जब मार्केट से सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ने लगेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अब ये तो हो गया क्वांटिटेटिव का 4 हमने देख लिया, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब हम देखते हैं अपना चौथे के बाद पांचवा हम देखते हैं जो कि हमारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मैं छोटा छोटा नोट्स बनवा ले रहा हूँ, आपको अगर बड़े नोट्स चाहिए तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं, मैं बस समझाने के लिए आपको एक लेआउट दे रहा हूँ। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का क्या हिसाब किताब है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता क्या है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें कि इट इज़ द डिफरेंस। ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड एंड लोन अमाउंट। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम गए 1 लाख रुपए का लोन लेने बैंक से, तो 1 लाख का अगर हमको लोन चाहिए तो क्या लोन हमको फटाक से यूं ही दे दिया जाएगा, नहीं। लोन अगर 1 लाख का चाहिए देन वी हैव टू कीप कुछ सिक्योरिटी, सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी विद द बैंक। अब सिक्योरिटी मतलब कुछ जैसे बोलते हैं ना, गिरवी रखना पड़ता है, घर ज़मीन के पेपर, कागजात वगैरह या जो भी हो, जैसा भी आप जो भी आपके पास मौजूद हो। तो जितना हम सिक्योरिटी रखेंगे लोन हमेशा हमको उससे कम अमाउंट का ही मिलेगा, क्योंकि कभी भी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को नुकसान में नहीं जाने देगा। तो सपोज़ आप 1 लाख का आप लोन अगर मन में सोचे हैं तो एटलीस्ट एक एजम्पशन के तौर पे हम ले लेते हैं कि 1,20,000 की सिक्योरिटी बैंक आपसे डिमांड करती है कि एटलीस्ट इतना दिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट में तो बैंक का जो इंटरेस्ट अगर वो किसी और को 1 लाख देती तो भाई 20,000 एक्स्ट्रा कमाती वो इंटरेस्ट के नाम पे, लेकिन अगर आपको दी है तो भाई आपसे भी 20,000 वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 20,000 आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, साथ ही साथ उसका सिक्योरिटी जो उसका लोन अमाउंट है, फंड जो आपने लिया था वो भी वापस करेंगे। लेकिन आप अगर इधर उधर कहीं भाग गए या कुछ भी, मतलब अगर ऐसा कुछ केसेस आते हैं तो बैंक आपके सिक्योरिटी को बेच लेगी और बेचने के बाद वो अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों लगभग निकाल लेगी। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी डिसाइड कौन करता है, तो आरबीआई ही डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितना हम सॉर्ट ऑफ रख सकते हैं। जैसे ये हमारा 20% हो गया, इस लोन अमाउंट का 20%, तो उसी तरीके से कितना रखना है, किसके लिए रखना है, वो सब आरबीआई डिसाइड करती है। देन अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा फिर दूसरा है, उसमें रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी बड़ा आसान सा है कि होता क्या है कि भाई बैंक के पास कोई भी पहुंच जाता है लोन लेने और लोन देने के पर्पस के लिए, तो बैंक को क्या करना पड़ता है कि लोन उसको देना पड़ता है। ठीक, हम लोग कभी कदार लोन, उसको लोन देने का मतलब ये होता है कि हम कभी कदार अपने डिपॉजिट्स को वहाँ पे जमा करने जाते हैं। तो आरबीआई के अंदर में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आरबीआई क्या करता है, डायरेक्शंस देता है। यानी हम लिख देंगे यहाँ पे, जो आरबीआई है गिव्स डायरेक्शन, किसको डायरेक्शन देगा, टू कॉमर्शियल बैंक, और कोई तो है नहीं डायरेक्शन लेने वाला, तो कॉमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देगा। और क्या डायरेक्शन देगा कि किसको कितना क्रेडिट देना है, कितना क्रेडिट अवेल कराना है, यानी अवेलेबल कराना है, और किस पर्टिकुलर सेक्टर को, यानी किस सेक्टर को और कितना क्रेडिट अवेल कराना है कॉमर्शियल बैंक को। ये प्रोसेस भी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में बताया जाता है। आरबीआई इसको बोलती है कि भाई डायरेक्शन देती है कि भाई
हर कॉमर्शियल बैंक को आप कितना क्रेडिट दे सकते हैं किस पर्टिकुलर सेक्टर को। अगर कोई निचले वर्ग का आदमी है या फिर मतलब फार्मर है, तो फार्मर अगर गया 10 लाख का लोन मांगने, तो क्योंकि यूं ही लोन दे दिया जाएगा 10 लाख का? नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ भाई, सिक्योरिटी उसके पास रहेगा नहीं। मान लीजिए कहीं से ला भी दिया तो बैंक को पता है कि भाई फार्मर है, 10 लाख रुपए कहाँ से रिटर्न कर पाएगा अगर एक गरीब फार्मर है। भाई ज़मींदार है तो बात की बात है। तो इस वजह से आरबीआई जो है ऐसा कुछ नोटिस जारी करती है किसको क्या करना और कितना देना है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हमारा तीसरा इसमें है आपका डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन तो सिंपल है। आरबीआई क्या करती है कि जितने भी बैंकिंग रेगुलेशंस है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था 1949 में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया था। और ऐसे कई सारे एक्ट हैं, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, उससे तो आरबीआई गवर्न होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से सारे कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह गवर्न होते हैं। तो अगर आरबीआई के पास पूरा हक अधिकार है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है, स्ट्रिक्ट एक्शंस टूवर्ड्स एनी कॉमर्शियल बैंक, किसी भी कॉमर्शियल बैंक के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर द कॉमर्शियल बैंक इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द आरबीआई। अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक रूल्स रेगुलेशन जो भी आरबीआई बनाई है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पूरा अथॉरिटी है बैंक के पास, आरबीआई के पास। तो इस वजह से सारे बैंकों को जो नियम इसने बना दिया है आरबीआई ने, उसी नियम को फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज़, विदाउट एनी फर्दर चेंजेस इन दैट। और लास्ट हमारा है चौथा, इसमें है जो कि है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन को अदरवाइज हम सजेशन भी कहते हैं। मोरल सुएशन और मोरल सजेशन, ये भी आसान है। ये आरबीआई का ही एक रोल है, जिसमें आरबीआई क्या करता है कि टाइम पे जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सजेशंस देता रहता है, यानी मीटिंग्स वगैरह लेता है और उन मीटिंग्स में जो है सजेस्ट करता रहता है कि भाई क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना, उसके बेसिस पे। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सजेशंस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक्स। मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं बैंक के ऑफिशियल्स भी, इसमें ये सब डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से, कैसे, किस मैनर में, किस बैंकिंग बिजनेस अपना करना है, मतलब जो पॉलिसीज़ वगैरह उस पर डिस्कशन होता है। फिर किस मैनर में जॉब करना है, क्या कैसे करना है, किस तरीके से इन्हांस करना है अपने बैंकिंग बिजनेस को, ये सारा एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं एज ए सजेशंस में आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक्स को देती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक था मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो कि हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग बढ़ेंगे आगे के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।